हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं केश नवाल आप सभी का आपके अपने परिवार SWN परिवार पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही मस्त चलेगी। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है आपका ALP की आपकी डेट आपकी यानी कि नज़दीक आपकी आ गई है। यानी कि एग्जाम आपका यानी कि आपके 8 दिन आपके रह गए हैं आपके एग्जाम के, यानी कि आपका 25 तारीख से आपके एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सिटी वगैरह पता चल गया होगा आपका, यानी कि सिटी आपका किस यानी कि शहर में आपका पेपर है, किस शहर में आपका पेपर नहीं है। एग्जाम से आपका 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा किस सेंटर पे आपका एग्जाम है। अब आपको केवल और केवल आपका सिटी आपको पता चल रहा होगा, यानी कि आपका 10 दिन पहले आपका यानी कि शहर आपका उससे पता चल रहा होगा कौन से शहर में आपका पेपर है, और 4 दिन पहले आपको एकदम प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपको कितने बजे आपका पेपर है, किस शिफ्ट में आपका पेपर है, और किस तारीख को पेपर है, और आपका क्या नाम है, किस सेंटर पे आपका पेपर है शहर में। तो साथियों, अब इसके लिए हमारी प्रक्रिया क्या रहनी चाहिए, यानी क्या किस प्रकार से आपका स्टडी रहनी चाहिए, जिसमें आप हम एग्जाम को पहली बार में CBT 1 को आपका हम निकाल दें। आपको पता है ALP का आपका ज़्यादा मेरिट आपकी नहीं जाती है, यानी कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होता है आपका CBT 1 आपका क्वालिफाई यदि हम उसको कर जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, ना ही आपका इसमें सेकंड में जुड़ेंगे, इसमें सेकंड बार में जुड़ने नहीं है। तो इसमें केवल और केवल आपका क्वालिफाई मार्क्स आपको होना चाहिए। तो क्वालिफाई किस प्रकार से करें आपका, यानी कि GS कैसे पढ़ें, साइंस कैसे पढ़ें, मैथ कैसे पढ़ें, आपका रीजनिंग कैसे पढ़ें, जिससे आपका एकदम आपका पेपर आपका क्वालिफाई इसमें हो जाए। तो इसके बारे में आपको हम जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा साथियों। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं आपका RRB LP आपका CBT 1 यानी कि आपका जो आपका पेपर होना आपका, इसमें यदि बात करते हैं साथियों, ध्यान रखना आपका 75 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। टोटल आपके 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि एक प्रॉपर समय है। इसमें आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। साथियों, एक सबसे बड़ी बात वो समझ लेना। पहली बात यह है कि यदि हम किसी भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी रेलवे की, चाहे वो RPF की हो, चाहे आपका ALP को, चाहे आपका NTPC को, आपका ग्रुप D की वैकेंसी भी आएंगी, टेक्नीशियन की भी है, तो साथियों ध्यान देना, हमेशा मैथ, रीजनिंग और आपको पता है साइंस, इन तीनों का तो आपका जोड़ होता है। इसके बाद आती है आपकी GS, यानी कि आपको ये 4 सब्जेक्ट आपको यानी कि सभी एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। तो वह बच्चा बहुत जल्दी आपका एग्जाम क्वालिफाई कर जाता है, जिस बच्चे के बिल्कुल हाथ में मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस इस पे अच्छी तरीके से कमांड होंगे, यानी कि इसको आपका कोर सब्जेक्ट होंगे। कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है इसमें उसे महारत हासिल हो, GS में नहीं आता हो, बहुत कम आता हो, तो भी बच्चा क्या नाम आपका क्वालिफाई आपको एग्जाम को आराम से कर जाएगा, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपका ध्यान रखना कोर्स सब्जेक्ट में आपको होता है मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस, ये आपका कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए कि मैथ, रीजनिंग, साइंस में आपको महारत हासिल होना आवश्यक है। GS में नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन GS की भी आपको मैं स्टडी बता दूंगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको थ्योरी पढ़ने से आपको फायदा नहीं, क्योंकि आपको पता है 8 दिन आपके एग्जाम में रह गए हैं। तो थ्योरी यदि आप पढ़ोगे तो आपके साथ बेवकूफ आपका कोई भी है नहीं है, ध्यान रखना। थ्योरी मत पढ़िए, केवल PY को लगाइए। PY को कहाँ से लगाओगे, कौन सी बुक बेस्ट है, किससे लगाना है, उसमें आपको बता दूंगा। चलिए भाई, मैथ रीजनिंग का तो आपको पता भाई, जितनी आपने प्रैक्टिस की होगी वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदा रहेगा। मैथ रीजनिंग आपका साइंस में, साइंस का आप PY को लगा सकते हो। साइंस के दाना अपना आप PY को लगा देना। जितने भी आपके एग्जाम हुए, जैसे मान लीजिए कोई आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइंस में आपने सेल पढ़ा नहीं, कोर्स का पढ़ा, तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100-150 जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है, उनको सभी को पढ़ जाइए एक बार। जैसे मस्तिष्क है उनके क्वेश्चनों को पढ़ जाइए। इस प्रकार से आप करोगे, PY को आप लगा देना, जितने भी आपके PY को आए हैं वहीं से आपको रिपीटेड इसमें मिलेंगे, ध्यान रखना। बाकी मैथ रीजनिंग पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया मैथ, रीजनिंग और साइंस जिस पे बच्चे की अच्छी कमांड है, वो कैसे भी आपका पेपर में नहीं रख सकता, ध्यान रखना, क्योंकि क्वालिफाइंग आपका। देखिए साथियों, शिफ्ट आपको बताया, देखो 3 शिफ्टों में पेपर होता है। जैसे मान लीजिए 3 हो तो एक हार्ड शिफ्ट होती है, एक मॉडरेट होती है, आपका इजी होती है। तो हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट, इसमें ध्यान रखना रेलवे में सबसे अहम जो आपका होता है वो होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। रेलवे में सबसे अहम जो आपका रोल निभाएगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन निभाएगा। अब ये मत कहना कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन आपका किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, किस्मत के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बताया नॉर्मलाइजेशन की टोटल प्रक्रिया आपकी 7 प्रक्रिया होती है। 7 प्रक्रिया में से 3 प्रक्रिया के बच्चे के हैंड में होती है, उनके मैं बताऊंगा 3 प्रक्रिया कौन सी होती है, और आपकी 4 प्रक्रिया होती है आपकी एग्जामर के ऊपर, यानी कि आपका जो कनेक्ट आपका कंपनी करा रही है उसके अनुसार। तो 3 प्रक्रिया कौन सी होती है, 3 प्रक्रिया होती है। बच्चा किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है, यानी कि बच्चे का जो यानी क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कठिन, जिसको कोई भी नहीं कर पाया, आप उसको कर गए, तो आपका गुड अटेम्प्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन कोई आया जिसको कोई भी नहीं करा, मैं सभी कर गए, और आपका बाई चांस वो गलत हो गया किसी गलती की वजह से, तो नेगेटिव तो कटेगी कटेगी, साथ के साथ उसमें से और मार्क्स भी आपके माइनस होते हैं। आपको पता है रेलवे आपका जो नॉर्मलाइजेशन देता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्मल होता है, पॉजिटिव भी नॉर्मल मिलता है और नेगेटिव भी मिलता है, ये बात ध्यान रखना। बाकी मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे अहम रहना है। आगे इसमें रहता है बच्चे की एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है। एक्यूरेसी यदि आपकी अच्छी है तो भी आपको कोई इसमें रोक नहीं सकता है। एक होता है कोर सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है यदि 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में से मान लीजिए किन्हीं 2 सब्जेक्ट को आपने आउट ऑफ आउट कर दिया, जैसे मान लीजिए रीजनिंग और मैथ को आपने आउट ऑफ आउट कर, जितने की मैथ रीजनिंग आएगी उतने को आपने पूरा कर दिया, साइंस और GS में आपने गलती नहीं की, तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, इसमें कोई भी तो आपका दौरा नहीं है।
कोर्स सर्टिफिकेट होना आवश्यक है नॉर्मलाइजेशन के लिए। इसके बाद कंपनी फिर अनुसार करती है, यदि 3 प्रक्रिया आपके हैंड में है तो आपको नॉर्मलाइजेशन लेने से कोई नहीं रोक सकता, अच्छे लेवल का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। आपको बताया रेलवे में नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ आपको पता है कितनी आपकी जाती है, चाहे आपका एएलपी का हो, पिछले बार आपके 55 हाईएस्ट था आपका तिरुवनंतपुरम का आपका, इससे आपका सब नीचे ही रहता है आपका, यानी कि जितने भी थे आपका जनरल कास्ट में आपके, कोई आपका 52 का आपका 41, कोई आपका 47, कोई आपका 45, यानी कि ये आपका। तो सेफ अटेम्प्ट आपको पता है 50-55 के लमसम आपका सेफ अटेम्प्ट है, जितने इतना आप कर लेते हो तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया है भैया जी एक्यूरेसी, कम से कम गलती होनी आवश्यक है। हाँ, एक आध गलती आपको भी पता होती है, ए लगा रहे थे लग गया भी, या आपने कुछ आंसर निकला है कुछ, तो ऐसा होता है, एक आध क्वेश्चन तो गलत होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जानबूझ के यदि क्वेश्चन गलत कर रहे हो, हेजिटेशन यदि आपको हो रही है, तो आपको इसमें दिक्कत आएंगी, ध्यान रखना। तो एक्यूरेसी पे सबसे ध्यान रखना है, एक्यूरेसी आपकी एकदम बढ़िया तरीके की एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी में कोई भी जल्दबाजी मत करना। एक्यूरेसी यदि आपकी अच्छी है, मान लीजिए आपने 60 क्वेश्चन ही किए और यदि 58 क्वेश्चन सही हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखना। CBT 1 पास करने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। अब मान लीजिए आपने 75 करके आए और 55 ही सही बैठे, 55 सही बैठे, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया अटेम्प्ट है 55 आपके, लेकिन 20 क्वेश्चन गलत हो गए। अब 20 के 1/3 आपका काट दीजिए। अब 20 का 1/3 का 6 सही, आपका 2/3 कट जाएंगे आपके, यानी कि टोटल आपके जो मार्क्स आपके बनेंगे वो आपका बैठेंगे आपका 48 से आपका 1/3 के लमसम। अब इसका मतलब क्या है, आपका जो अटेम्प्ट रहा है वो अटेम्प्ट सही था 55, लेकिन 55 क्वेश्चन सही थे, लेकिन 6 से 2/3 का आपके नेगेटिव कट गए, यानी इसका मतलब क्या, आप बहुत नीचे इसमें आ गए हो। तो जो आप 55 पे सिलेक्शन ले आते, अब वो आप 48 में भी सिलेक्शन नहीं लोगे, ये बात ध्यान रखना। तो सीधा सा होता है, एक्यूरेसी आपकी मैटर करती है सबसे ज्यादा। आपकी ऑल कैटेगरी, जैसे हमको देखो यूआर है, तो यूआर के लिए मैंने आपको बताया सेफ अटेम्प्ट आपका 50 क्वेश्चन के लमसम है, 50 क्वेश्चन आप बना लेते हो, ये मेन होता है भाई। देखो सभी बच्चे आपने देखा भी होगा एग्जाम निकाल रहे हैं, कुछ ही होता है जिनका आपका अटेम्प्ट आपके 55 से 60 के बीच में जा रहे हैं या 60 से प्लस जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो आपका मेन जो आपका बेस होता है वो आपका ज्यादातर बच्चे आपका जो है वो 50 के लमसम में आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म कर रहे हो। तो यूआर कैटेगरी के लमसम आपका 50 के लमसम है, यदि उसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह आपका भाई 45 के लमसम है, एससी वगैरह आपका यानी कि 35 से 40 के मध्य है, एसटी और कम मान लीजिए 25 से आपका क्या नाम है 30 से 35 के लमसम मान लीजिए, ये आपका इसमें गुड अटेम्प्ट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो भाई आपका इसके अनुसार करेगा हार्ड मॉडरेट और आपका इजी। अब हार्ड मॉडरेट इजी है, मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी है, उसका हार्ड से पेपर बढ़ गया और मान लीजिए उसके 25 क्वेश्चन है, तो भी उसको गुड अटेम्प्ट देंगे क्योंकि उसको नॉर्मल सा मिलेगा। अब मान लीजिए किसी के मान लीजिए जनरल में मान लीजिए क्या नाम है 50 क्वेश्चन सही है, यदि उसका हार्ड बन गया तो हो जाएगा, इजीम बन गया तो फिर नॉर्मल से के ऊपर डिपेंड करेगा, नॉर्मल से कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है नॉर्मल से के ऊपर। यदि मान लीजिए 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों के मान लीजिए आपका नंबर है कि फर्स्ट के मान लीजिए 48 नंबर है, सेकंड के मान लीजिए आपका क्या नाम 55 नंबर है, आपको मान लीजिए थर्ड के नंबर आपके 52 नंबर हैं, और मान लीजिए मेरिट गए आपका 51 पे, तो ध्यान रखना 51 मेरिट गए, ऐसा हो जाता है कि ये वाला रह जाए, ये वाला हो जाए, ये वाला हो जाए, कि इसको नॉर्मल से मिल जाए, इसके नेगेटिव में कट जाए। तो ये एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है, किस प्रकार से है। अब ये मत कहना कि 52 वाला 51 मेरिट 52 वाला कैसे रहेगा, ये नेगेटिव काट के और प्लस में आपका नेगेटिव नॉर्मल से होता है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव में नॉर्मल से होता है, तो नेगेटिव नॉर्मल से होता है, इस वजह से नीचे जा सकता है। अब आता है देखो सेफ अटेम्प्ट मैं बता दिया। अब रामबाण इलाज क्या है इसके लिए वो समझ लीजिए, बाकी आपका मैंने रामबाण ये सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे फोकस तो आपका मेन आपका ये रहेगा। तो आपका क्या स्टडी आपकी रहनी चाहिए एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिए आपका रीजनिंग अच्छा रहा होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक ऐसे रहेंगे, जैसे मान लो क्लॉक कैलेंडर आ जाए तो इनके लिए आपका लास्ट में रूल पढ़ जाना, जैसे आपका पेपर कल का है तो रात में आने के रूल उनको पढ़ जाना, जैसे आपका क्या नाम है आपके क्लॉक है, कैलेंडर है, कुछ टॉपिक हैं जिनमें आपका रूल क्यू एंड क्यू वर्ड है, इनके रूल्स को पढ़ जाना जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। एक हाँ वो वाले आते हैं सिर पैर वाले हैं, हाथ मिलाने वाले हैं, इनके आपका रूलों को पढ़ जाना क्योंकि आपका इसमें आके दिक्कत दे जाए आपका। तो ध्यान रखना रीजनिंग में ज्यादा नहीं, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं कि रूल आप यदि पढ़ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उसी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेना उसकी, मैथ में, और रीजनिंग अच्छे लेवल का होना चाहिए। साइंस में पीवाई को लगा लेना, जितने भी आपके अभी तक आपके एग्जाम हुए हैं, किसी भी बुक वगैरह किसी के चक्कर में पीवाई को लगाइए, पीवाई के लिए जो आपका बुक बेस्ट है उसी बुक को लगाइएगा, नहीं तो कहीं आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है लास्ट में आपका जीएस की। देखो साथियों जीएस की आपको पता है एक एक कंपनी सबसे बड़े एग्जाम को आपका कंडक्ट कराती है, उसी कंपनी का आपके एग्जाम आपको पता है 2018 से रेगुलर उसी कंपनी का आपके एग्जाम आपके चल रहे हैं। जब से आपका ग्रुप डी आया था आपका 2018 में, उसका 2019 में ग्रुप डी आया था, एएलपी भी 2018 में आया था, तब से आपका वही कंपनी आपका एग्जाम आपको कंडक्ट करा रही है। अब वही एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो आपने कुछ कंपनी की एक मानसिकता देखी होगी कि उसके क्वेश्चन फिक्स हैं, उसकी आपके डिक्शनरी में आपका जो क्वेश्चन है वो आपके फिक्स हैं, उससे बाहर आपके उससे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए आप देखिए, अभी आपका कुछ ही दिन पहले आपका दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम हुआ था, जैसे आपका 2023 में अक्टूबर के लमसम आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा उससे पहले आपके जो एग्जाम हुए थे, चाहे आपका सीएचएसएल हुआ हो, चाहे आपका सीजीएल हुआ हो, चाहे आपका एमटीएस हुआ हो, 19 से क्वेश्चनों को उन्होंने उठाया था। आपने देखा होगा जीडी का एग्जाम हुआ था तो जीडी में दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे। वही सिस्टम है, सेम कंपनी है, वही कंपनी पेपर कंडक्ट करा रही है और कोई नहीं है इसमें। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपका आरआरबी एएलपी का पेपर है,
आरपीएफ ऐसे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है, तो इससे पहले अभी जो आपके पेपर हुए हैं वो उसी कंपनी ने आपका एमटीएस के पेपर कंडक्ट कराए हैं। तो एमटीएस के पेपर कंडक्ट कराए हैं तो इसमें जितनी भी शिफ्ट रही हों, मान लीजिए जीएस के टोटल क्वेश्चन मान लीजिए कुल मिलाकर के मान लीजिए 500 भी बैठे हों, अगर आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन भी यदि फंस जाते हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा हो, तो 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का आपका काम करेंगे, ये बात ही ध्यान रखना। तो लास्ट समय पे होता है हम किस प्रकार से स्मार्ट वर्क करें। भाई एक तो होता है गधे की तरह चलना, एक होता है घोड़े की तरह चलना। तो गधे की तरह तो वह होता है आपका, यानी कि 1 साल से आप तैयारी करें वो गधे की चलना है, लेकिन आप लास्ट में आप 10 दिनों को किस प्रकार से गुजार रहे हो वो आपका होता है स्मार्ट वर्क। तो आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको कोई भी इसमें रोकने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, जो आपका एमटीएस में जो आपका पेपर हुआ है उसमें जो आपका साइंस आई है या आपकी जीएस आई है, आपका स्टैटिक जी के आई है, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। अब थ्योरी पे मत रहना कि आपको अपने थ्योरी पढ़ना है, केवल और केवल जितना हो प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस लगाओगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया फायदा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों, बाकी आपका मैंने जो आपका इतना बताया है ये बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी। यदि इस प्रकार से आप चलते हो तो आपको एग्जाम में कोई भी नहीं रोकने वाला, ध्यान रखना। और मैं आपको बता दिया भाई, अटेम्प्ट एक्यूरेसी के अनुसार करना, एक्यूरेसी ज़्यादा अटेम्प्ट मत कर देना। एक्यूरेसी आपकी कम से कम आपका 95 प्लस होनी चाहिए। 95 प्लस यदि एक्यूरेसी आपकी है तो आपको कोई भी रोकने वाला एग्जाम नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सेशन का सबसे अहम रेल रहता है एग्जाम। चलिए साथियों, यदि ये वीडियो आपको यदि पसंद आई है, हेल्पफुल यदि वीडियो आपको लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।